से बातचीत कर रहे हैं और अच्छा लग रहा है। हमें उम्मीद है आप सबको भी अच्छा लग रहा होगा। और ये जो सिलसिला बना हुआ है बातचीत करने का, आपस में एक दूसरे को समझने का, ये निरंतर इसी तरीके से आगे बढ़ता रहे और हम सब किसी नए आयाम की तरफ बढ़े। इन सभी विचारों के साथ आज मैं आप सबसे बातचीत करने जा रहा हूँ। आज का विषय है टीम का प्रबंधन कैसे करें। इस पर बात करने से पहले हमें बताया गया है कि कुछ नए साथी भी होते हैं मीटिंग में, तो ऐसी स्थिति में कुछ उन पर भी बात कर ली जाए। क्योंकि जब कोई नया व्यक्ति होता है और हम मध्य क्रम से बातचीत करना शुरू करते हैं तो उसे समझ में नहीं आता, तो थोड़ा सा अंश उसके लिए भी बात करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बातचीत हमारी हुई थी पीछे उसमें अवेयरनेस पर, और बातचीत हुई थी कि एक बेंगलोर में साथी हैं, एक उदाहरण के लिए हमने बात किया था कि एक दिल्ली में साथी हैं, एक बिहार में साथी हैं, एक पंजाब में साथी हैं। और उसमें हमने अवेयरनेस पे बातचीत की थी कि अवेयरनेस क्या आपको दे सकता है। तो मैं उस बातचीत के क्रम में इसी बिंदुवार सिलसिले को आगे बढ़ाऊंगा। सेकंड इनकम पे भी बातचीत हमारी हुई थी कि आज सेकंड इनकम की हर किसी को आवश्यकता है, बस हमें उनके पास पहुंचने की देरी है। तो जो बात हुई थी उसमें मैंने एक बिंदु रखा था कि अगर कोई अवेयरनेस पे काम कर रहा है और सच में मतलब इस तरीके से वो निरंतर काम करते हुए आगे बढ़ता है अवेयरनेस पर, तो मैं आपको बताऊं कि इनकम की जो ग्रोथ होती है, जैसे मान लो कि कोई निरंतर अवेयरनेस पे काम कर रहा है, साल 2 साल तक उसने अवेयरनेस पे काम किया, तो उनके बनस्पति जो लोग अवेयरनेस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, काम वो भी कर रहे हैं, वो भी मेहनत कर रहे हैं, वो भी 100% अपना लगा रहे हैं, लेकिन प्लानिंग के आधार पर जो लोग निरंतर अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं, जब कभी हम बैठेंगे आप लोगों के साथ और इसकी जब कभी आपको मैथमेटिक्स दिखाया जाएगा, क्योंकि इसका प्लान डिजाइन किया गया है तो हमें पता है इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर किसी का चेक 50,000 रुपये बन रहा है और कोई 2 साल तक निरंतर अवेयरनेस पर काम किया है, तो 10 गुने का अंतर होगा। मतलब अगर कोई 50,000 रुपये की इनकम पे है, तो जो 2 साल तक निरंतर अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं उनकी इनकम 5 लाख रुपए महीने होगी। ये तो केवल 2 साल का है, लेकिन अगर ये सिलसिला आगे बढ़ा तो ये इनकम बहुत आगे जा सकती है और जो लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं उनकी इनकम पर बड़ा असर आ सकता है। मेहनत तो दोनों तरफ हो रही है और हम जुटे भी है इसीलिए। तो जो हमारे नए साथी हैं उन सभी को प्रणाम, उन सभी को नमस्कार, और उनके लिए मैं चंद बातें करता हूं कि नेटवर्क क्यों जरूरी है। मतलब नेटवर्क क्या चीज हमें दे सकता है और नेटवर्क हमें क्यों करना चाहिए, इस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। देखिए, हम सब अपने जीवन यापन के लिए कोई ना कोई काम करते हैं। काम के दो साधन हमारे पास मौजूद हैं। एक है कि हम व्यापार करते हैं और दूसरा है हम नौकरी करते हैं। व्यापार की परिभाषा अनंत है, इसमें किसान भी आ जाते हैं, इसमें हर तरह की चीजें आ जाती हैं। दूसरा है नौकरी का। अब मान लो हम फर्ज करो कि एक दुकान खोलते हैं, तो दुकान कैसे चलती है और उस दुकान के साथ साथ हमारा व्यवहार या हमारी पड़ोसी का क्या आचरण होता है, इसको थोड़ा सा हम जानते हैं। फर्ज करो कि हमारी एक जनरल स्टोर है और बगल में भी एक जनरल स्टोर है, दोनों का सेम व्यापार है और दोनों का सेम व्यापार है। ऐसी स्थिति में हम दोनों सुबह आते हैं, मित्र हैं एक दूसरे के, अच्छी मित्रता है, और उस मित्रता के साथ हम लोग आते हैं, अपनी अपनी दुकान खोलते हैं, ग्राहक आता है, दिन भर हम लोग व्यापार करते हैं। लेकिन देखिए हम कितने एक दूसरे के शुभ चिंतक हैं, इसको भी आप जान लीजिए कि कोई भी ग्राहक जो हमारे पास आता है, तो हमारी कोशिश ये नहीं होती कि हम अपने बगल वाले दुकान को प्रमोट कर दें कि यार आज मेरे यहाँ से साबुन लियो, कल उसके यहाँ से ले लेना, वो भी हमारा पड़ोसी दुकानदार है, हम दोनों एक दूसरे के मित्र हैं। अगर आज हमारे यहाँ आपने शैम्पू लिया तो कल उसके यहाँ ले लेना, है ना।
ऐसा कभी नहीं करते। क्यों नहीं करते? कि हम आपस में एक दूसरे के कंपटीटर होते हैं। अच्छे दोस्त तो हैं, लेकिन किन्हीं भी परिस्थितियों में व्यापार में हम एक दूसरे के कंपटीटर बन जाते हैं। यानी शुभ चिंतक होते हुए भी हम अपने पड़ोसी को हराने सोचने लगते हैं। यानी अगर हमें व्यापार करना है तो हमको अपने पड़ोसी से जीतना होगा। ऐसे आप किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, वो दुकान का भी हो सकता है, वो ठेकेदारी का भी हो सकता है, वो किसानी भी हो सकती है कि मेरे 2 बीघे में इतना अनाज हुआ तो बगल वाले में कैसे जो है उसका ज्यादा ना हो, हमसे कम हो। मतलब ये तरह तरह में हम किन्हीं भी परिस्थितियों में देखें तो हमारा जो व्यापारी की नेचर है, चाहे वकालत का पेशा हो, हम दोस्त तो हैं, चाहे हम डॉक्टरी के पेशे में हो, किसी भी पेशे में हो, लेकिन हम कभी इस बात को अपने दोस्त के लिए प्रमोट नहीं करते वो मेरे से अच्छा है। अब आप समझो इस बात को, हम दोस्ती करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, लेकिन ये व्यापारिक नेचर क्या है कि हम किन्हीं भी परिस्थितियों में अपने दोस्त का प्रमोशन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारी मजबूरी है। हम अपने आप का प्रदर्शन कर सकते हैं, अपने व्यापार को बढ़ाने की बात कर सकते हैं, हमारा व्यापार कैसे अच्छा चले, और उसके लिए हम मतलब निरंतर प्रयासरत हो सकते हैं। लेकिन मेरा पड़ोसी भी अच्छा व्यापारी बन जाए, मेरा पड़ोसी भी बहुत अच्छे काम करने लगे, मेरा पड़ोसी दिन प्रतिदिन रात दूनी रात दूनी और क्या है चौगुना वो बढ़ता रहे, है ना, दिन दूना रात चौगुना, ऐसी सोच हमारी नहीं बन सकती। ऐसे आप नौकरी में देख लीजिए, नौकरी में मान लो कि एक बैंक है, 4 एम्प्लाई हैं, सब अगल बगल के काउंटर में बैठते हैं। अगल बगल के काउंटर में बैठते हुए एक दूसरे से दोस्ती करते हैं, एक दूसरे के साथ दोपहर का टिफिन खाते हैं। दोपहर का टिफिन खाने के बाद कभी मुसीबत पड़ जाए तो एक दूसरे को उधार पैसा भी दे देते हैं, एक दूसरे के साथ उसके पास पहुंचकर उसकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। किंतु जब उसका बॉस उसे बुलाता है ये बात जानने के लिए कि भाई बगल वाली सीट बहुत अच्छा काम कर रहा है, आपका काम कमजोर है, तो आप कभी ये नहीं कहते कि नहीं बगल वाला सच में अच्छा है या हमसे ज्यादा काम करता है, बल्कि आप इस बात के स्पष्टीकरण देने की कोशिश करते हैं कि सर मेरा काम बहुत अच्छा है, मैं बहुत ईमानदारी के साथ काम करता हूँ। अच्छा, जब प्रमोशन की बात आती है कि चलो भाई एक काम करते हैं कि तुम्हारे पड़ोसी का प्रमोशन कर देते हैं, तो ऐसा नहीं कि हमें खुशी होती, हमें इस बात का दुख होता है और हम पूरा प्रयास करते हैं कि सर मैं भी हकदार हूँ, मुझे मिलना चाहिए। यानी कि कहीं ना कहीं हम एक दूसरे के दोस्त होते हुए भी एक दूसरे को काटने का प्रयास करते हैं। ये नौकरी का हो गया। बात करते हैं नेटवर्क का। नेटवर्क की परिभाषा ये है कि भाई किन्हीं भी परिस्थितियों में जब मेरी डाउनलाइन बढ़ती है, यानी मेरी डाउनलाइन में कार आती है, मेरे डाउनलाइन में एक मकान आ जाता है, मेरे डाउनलाइन में अच्छी समृद्धि होती है, तब हमें खुशी होती है। क्यों खुशी होती है? कि तब हमें पता होता है कि इसके बढ़ने की वजह से मतलब हमारा नेचर ही बदल जाता है। हमारा नेचर क्या हो जाता है कि हमारा फोकस हो जाता है कि मेरे नीचे मतलब मेरी डाउनलाइन में कितनी कामयाबी है, अर्थात सोच बदल गई। हम दूसरों को कामयाब करने के लिए काम करने लगते हैं, जबकि नेटवर्क के अलावा जो दिशा है उसमें हम अपने को कामयाब करने के लिए काम करते हैं। ये अंतर। और फिर इस नेटवर्क से कितना बड़ा पैसा कमाया जा सकता है, ना वो दुकान से कमाया जा सकता है, वो नौकरी से कमाया जा सकता है। सच माने में नेटवर्क से ही पैसा कमाया जा सकता है, बड़ा पैसा कमाया जा सकता है, बहुत बड़ा पैसा कमाया जा सकता है। नेटवर्क से नाम कमाया जा सकता है, सम्मान कमाया जा सकता है। और उसकी एक छोटी सी कहानी हमने पीछे बताया था, मैं फिर क्योंकि नए साथी भी जुड़े होंगे इसलिए मैं उनके लिए भी एक कहानी आपके समक्ष रखता हूँ। और उस कहानी से एक प्रेरणा है जो हम सीखने का प्रयास करते हैं। और इसे समझिए कि नेटवर्क कितना ताकतवर है, नेटवर्क हमें क्या दे सकता है, इस कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। एक राज्य में एक राजा है। राजा बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं। उनके राज्य में प्रजा में एक व्यक्ति है, वो बहुत हुनरमंद है और वो एक खेल बनाता है। खेल बनाता है तो सोचता है क्यों ना इसे हम राजा को दें। वो ले जाके राजा को
गिफ्ट के रूप में देता है कि राजा आप इसे देखिए, ये हमारा बहुत अच्छा मैंने काम किया है, बहुत अच्छा मतलब इसमें मैंने दिमाग लगाया है, और आप कृपया इसे एक बार इसका अवलोकन करें। राजा जो है 2 दिन तक उसका अवलोकन करता है, उसे देखता रहता है, समझने का प्रयास करता है। बहुत कुछ होने के बाद अचानक रात में अपने मंत्री को आदेश देता है कि जिसने ये हमें गिफ्ट दिया है उसे रात में ले आओ, हाजिर करो। मंत्री जाते हैं और उस व्यक्ति को खोज कर ले आते हैं। तो पता चलता है कि भाई रात में तो राजा से मिलाया नहीं जा सकता, इसे सुबह मिलाया जाएगा, और ऐसी स्थिति में उसको ले जाके वो बंधक बना के जेल में डाल देते। रात भर वो व्यक्ति ये सोचता है कि मेरा गुनाह क्या था, मुझसे क्यों गलती हुई, क्यों मैंने राजा को कोई चीज दी, अब इस गलती की हमें क्या सजा मिलेगी। पूरा रात उसके इस बात पर सोचते हुए बीत जाता है कि मुझे इसकी सजा मिलेगी। सुबह होती है, उसको दरबार में पेश किया जाता है। राजा उससे कहता है कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए। इस बात पर जब वो सुनता है कि राजा मेरे से कह रहा है कि मांगो, तो पूरी रात उसके दिमाग में एक बात चली थी कि मुझे सजा होगी, सजा होगी, सजा होगी। वो राजा से कहता है कि हे राजन, मुझे मुक्ति दे दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, अब आइंदा हमसे कोई गलती नहीं होगी। फिर राजा अपनी बातें को दोहराता है कि देखो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मांगो। मांगो का मतलब कुछ मुझसे मांग सकते हो। अब वहां पे जितने भी राज दरबारी बैठे थे सब उसको प्रेरित करते हैं कि सुनो, राजा कह रहे हैं आपसे खुश हैं, वो आपको कुछ इनाम देना चाहते हैं। जब इनाम की बात आती है तो फिर वो इस बात पर अपना उसका दिमाग काम करने लगता है, और वो राजा से कहता है कि हे राजन, अगर मुझे आप कुछ देना चाहते हैं तो जो खेल मैंने दिया है, जो शतरंज मैंने आपको दिया है जिसके 64 खाने हैं, इस 64 खाने में चावल का एक दाना दोगुना करते हुए इन 64 खानों को भर दीजिए, मुझे मेरा इनाम मिल जाएगा। राजा हंसने लगता है, सारे मंत्री हंसने लगते हैं कि क्या मांग रहे हो तुम, सोना मांग सकते हो, तुम हीरे जवाहरात मांग सकते हो, तुम क्या मांग रहे हो, ये चावल का दाना क्या कर लेगा तुम्हारा। सब उसे प्रेरित करते हैं कुछ मांगो, महल में या कुछ जमीन जायदाद, जो कुछ भी मांगना हो वो मांगो। वो अपनी बात पे अडिग रहता है, कहता है राजन नहीं, केवल आप मेरा इतना सा काम कर दें, मुझे मेरा इनाम मिल जाएगा। राजा मंत्री को आदेश देता है कि जाओ चावल ले आओ और इसके खाने को एक दाने से दोगुना करते हुए भर दो। राजा के आदेश पर अग्र मंत्री जाता है और शतरंज के खाने को भरना शुरू किया जाता है। देखते 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 ऐसा होता है कि चावल के दाने कम पड़ने लगते हैं, और उन 64 खानों को भरने के लिए राजा का पूरा चावल का गोडाउन खाली हो जाता है। अभी भी 64 खाने नहीं भरे। 64 खाने को भरने के लिए राजा पूछता है कि भैया तुमने क्या मांग लिया, हमारे दरबार में तो, अब हमारे राज्य में तो कोई चावल का दाना ही नहीं बचा। तो राजन से प्रार्थना करते हुए कहता है कि हे राजन, इस 64 खाने को भरने के लिए पूरे ब्रह्मांड में भी इतना चावल नहीं है जो इसको भरा जा सके। ऐसे हमारा नेटवर्क है, एक से दोगुना करते हुए जब ये क्रमशः आगे बढ़ने लगता है तो पूरे ब्रह्मांड में भी उतनी इनकम नहीं आ सकती जितना नेटवर्क के माध्यम से आ सकता है। नेटवर्क की ये ताकत है, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि हर एक व्यक्ति को नेटवर्क करना चाहिए। नेटवर्क बहुत ताकत रखता है। नेटवर्क मतलब एक संगठन होता है, संगठन का मतलब एक दायरा होता है, दायरे का मतलब एक विशाल व्यक्तित्व होता है, और विशाल व्यक्तित्व का मतलब होता है कि इंसान व्यापक हो जाता है, समग्र हो जाता है, और उसकी जान पहचान का जो समूह है वो काफी बढ़ जाता है। इसी क्रम में हमने जो ये बात रखी वो नए साथियों
के लिए रखे जो आज यहाँ पर बैठे हैं, और क्या इनको जानकारी देनी है। जो लोग आज हमें इस बात के लिए सुन रहे हो, वो आप सारी की सारी जानकारी अपने नए साथियों को देंगे। अब मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ, और वो बात है विकल्प की। सेकंड इनकम विकल्प से होते हुए हम टीम प्रबंधन की ओर बढ़ेंगे। हमें उम्मीद है कि ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आप सबको बहुत धैर्यता पूर्वक समझना होगा, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपके व्यापार का हित जुड़ा हुआ है, और ये व्यापारिक गतिशीलता में कितना आगे आपको ले जा सकता है, ये इसमें छिपा हुआ है। मैं बात करता हूँ विकल्प का, कि विकल्प क्या चीज होती है और ये परंपरा कब से चली आ रही है। आइए इसे समझते हैं। वर्तमान में समझते हैं। एक बैंक है, उस बैंक में मैनेजर है, ब्रांच मैनेजर, तो असिस्टेंट मैनेजर क्यों बनाया जाता है। एक प्रिंसिपल है, तो वाइस प्रिंसिपल क्यों बनाया जाता है। एक पुलिस अधीक्षक है, यानी कि एसपी, तो उप पुलिस अधीक्षक क्यों बनाया जाता है। देखिए, ये सब चीजें जो है पहले से निर्धारित है। वो निर्धारित क्यों है कि कोई भी आवश्यकता आकस्मिक पड़ जाए, मान लो कि ब्रांच मैनेजर का देहांत हो जाता है अचानक, तो सेकंड असिस्टेंट मैनेजर उसका चार्ज लेगा, प्रिंसिपल यानी वाइस प्रिंसिपल उसका चार्ज लेगा, पुलिस अधीक्षक यानी उप पुलिस अधीक्षक उसका चार्ज ले लेगा। ये पहले की व्यवस्था चली आ रही है। हमारी सेना जब युद्ध में जाती है, वो एकदम फ्रंट पर लड़ रही होती है, सामने दुश्मन की गोली लग जाती है। गोली लगने के बाद ऐसा नहीं है कि अब ये इसका देहांत हो गया है, इसको वहां से ले जाएंगे, दूसरे लोग आएंगे तब लड़ेंगे। लड़ाई रुकती नहीं, तुरंत का तुरंत कोई ना कोई उसका चार्ज लेकर भिड़ जाता है, लड़ाई करने लगता है। तो ये एक सिस्टम पहले से बना हुआ है। अब हम अपने जीवन को चेक करें कि भाई हम अपने जीवन में बहुत कुछ अपने परिवार के लिए करते हैं। परिवार का मतलब परिवार के हम मुखिया होते हैं। हमारा सपना होता है कि मेरी पत्नी के लिए सारी सुख सुविधाएं हो, मेरे बच्चे अच्छा सा पढ़ ले, मेरा अच्छा सा मकान हो। बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में चलती है और हम उसके लिए निरंतर काम करते हैं। सुबह उठकर निकलते हैं, शाम घर वापस आते हैं, और ये हमारी कार्य पद्धति होती इसलिए है कि मेरा परिवार पूरी तरीके से सुखी रहे। मेरे परिवार के कौन कौन से सपने हैं, मेरे बेटे की शादी कैसे होगी, मेरा बेटा आगे जाके कितना अच्छा पढ़ेगा, फिर कौन कौन सी व्यवस्थाएं हमें करनी पड़ेंगी। इन सारी व्यवस्थाओं के लिए हम निरंतर काम करते हैं, और वो परिवार के समस्त सपनों को पूरा करने के लिए। थोड़ा सा हम चेक करते हैं। आज हम आपको एक फार्मूला देते हैं, और आप चेक कीजिए कि जो मेरे सपने हैं, जिन सपनों को पूरा करने के लिए, जो परिवार के सपने हैं उनको पूरा करने के लिए हम अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार हैं। इसे थोड़ा सा समझते हैं, और फिर इस बात को समझने के बाद आपका डिसीजन क्या होता है, ये आपको तय करना है। आज रात आप अपने घर पे जब सोने जाते हैं, एक कोने में आप खड़े हो जाइए। आप अपनी पत्नी को सोते हुए देख रहे हैं, आपका बच्चा सो रहा है, और ये घर एकदम शांति व्यवस्था में है। अब आपको इतना मानना है कि आने वाली जो सुबह है, मैं इस दुनिया में नहीं रहूं। फिर आप ये सोचिए कि जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा, तो पत्नी, जो पत्नी के लिए मैंने सोचा था, जो मैंने बच्चों के लिए सोचा था, जो मैंने अपनी बिटिया के लिए सोचा था, जो उसकी शिक्षा के लिए सोचा था, उनका क्या होगा और वो कैसे पूरा होगा। आप इस कल्पना में खोइए। आप ये सोचिए कि बहुत सारे रिश्तेदार, नातेदार, यार, दोस्त जो आपके रहते हुए आपके शुभ चिंतक बने रहते हैं, है ना।
आप सोचिए कि उसमें से कितने लोग आएंगे जो आपके परिवार के मददगार। आप कल्पना कीजिए, आप सोचिए, अपने जहन पर ये दबाव डालिए, और अगर आपको आंसर मिलता है कि नहीं, वो मेरा दोस्त जो मेरे तक था, अब वो मेरी पत्नी और मेरे बच्चों के ख्याल में कहीं से आने वाला नहीं, अगर आपको ये जवाब मिलता है कि मेरे परिवार, मेरे शुभ चिंतक, वो सारे के सारे लोग मेरे न रहने पर मेरे परिवार की देखभाल नहीं कर सकते, मेरे परिवार के उन सपनों को, मेरे बच्चे का, मेरे बच्चों की परवरिश का, मेरी बिटिया की परवरिश का, आने वाले भविष्य का, अगर आपको इसका जवाब मिलता है तो इस कहानी का, इस बात का कोई महत्व नहीं। लेकिन अगर आपको इसका जवाब नहीं मिलता तो आप सोचिए कि आपने अपनी जिंदगी में स्वयं का क्या विकल्प बनाया है। क्या आपकी जिंदगी में आपका स्वयं का कोई विकल्प है? अगर आपका स्वयं का कोई विकल्प नहीं है तो मेरे दोस्त, ये जो नेटवर्क है ना, इसकी परिभाषा समझिए, इसको सोचिए, इसको समझिए। आप सोचो, आप क्या बात सोचते हो, क्या बात करते हो। आज सुबह एक व्यक्ति अपने घर से निकलता है तैयार होकर, कोट पैंट टाई पहनकर, अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए, अपनी माँ के सपनों को पूरा करने के लिए, अपनी पत्नी के सपनों को पूरा करने के लिए, और वो रास्ते में जा रहा होता है, बहुत खुश होता है, उसके चेहरे पे लालिमा होती है, हंसी होती है, एकदम इत्मीनान से जा रहा होता है। एक ट्रक आता है, उसे टक्कर मारता है और जिंदगी उसकी खत्म हो जाती है। गया था एक सूट में, कोट पैंट टाई में, हंसता हुआ चेहरा, और आता है सफेद कपड़े में बंधा हुआ। कौन है वो व्यक्ति? कौन है वो परिवार का सोचने वाला व्यक्ति जो अपने बच्चों के सपनों को पूरा करना चाहता था, अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता था, अपनी बिटिया को बहुत अच्छा पढ़ाना चाहता था, अपनी पत्नी को एक उसके ड्रीम को पूरा करना चाहता था। आ गया बंधे हुए कपड़े में। एक सेकंड में पूरी परिस्थितियां बदल जाती है। कहां है उस परिवार के सपने? कहां है उस बच्चे की खुशी? कहां है उस बिटिया की परवरिश? सब की सब धरी रह जाती है। क्यों? क्योंकि हम अपने जीवन में अपना विकल्प नहीं बनाते। हम समझ नहीं पाते कि जीवन का वो समय जो मेरे लिए अच्छा है, जो अच्छा चल रहा है, जो चुनौती बिना दिए हुए मेरे जीवन को आगे बढ़ाते हुए ले जा रहा है, उसका विकल्प क्या होगा। और जब आपके जहन में आपका विकल्प सामने आ जाए तो समझना कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी जिंदगी है, एक ऐसी व्यवस्था है जो मेरे जीने के बाद भी और मेरे मरने के बाद भी मेरे परिवार के सपनों पे किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं डालेगा। इसी में नामनी बनाया जाता है। ये नामनी क्या होता है? अरे दुनिया में जब कोई पति मर जाता है तो सरकार उसकी पेंशन आधी कर देती है, पत्नी को उसका नामनी बनाता है। पत्नी मर जाए तो बच्चों के लिए कोई इनकम नहीं रह जाती। लेकिन ये जो डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग है, ये जो एमबीडी की व्यवस्था है, इस जो एमबीडी की व्यवस्था में जब आपको कुछ हो जाता है, हमको कुछ हो जाता है, तो हमारे नामनी को पूरा का पूरा उसका उत्तराधिकारी बना दिया जाता है। सारी की सारी चीजें उसे वैसे ही मिलती है और बढ़ते हुए क्रम में मिलती है। इसीलिए हम इसे कहते हैं जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। दोस्तों, ये है इसकी परिभाषा। और अनंत इनकम की तरफ बढ़ता है, अनंत इनकम, अनंत उपलब्धियों की तरफ बढ़ता है, आपके व्यक्तित्व को संवारता है, आपके व्यक्तित्व के साथ साथ आपके भीतर आपकी प्रतिभाओं को संवारता है। आपके भीतर आपकी प्रतिभाओं को संवारने के साथ साथ आपका विशाल, आपका बहुमुखी, आपका चौतरफा विकास करते हुए आपकी गरिमा, आपकी उपलब्धि और आपका अपना वजूद इस प्रकार बनाता है कि दुनिया उसके सामने नतमस्तक हो जाती है।
ये इसकी ताकत। लेकिन इस ताकत को आप यूं ही करते हैं, बस जहन में आया हमने शुरू कर दिया, विदाउट प्लानिंग शुरू कर दिया। कोई हमारे पास इसका आधार तैयार नहीं, कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी गई है ना। इसे गहराई से समझ, और जब आप इसे गहराई से समझेंगे तब अब बात आती है टीम मैनेजमेंट, यानी टीम का प्रबंधन। और वो टीम का प्रबंधन कैसे करना, टीम का प्रबंधन जो है ये आप जब समझेंगे तब आप समझ पाएंगे कि आपको इसमें आपकी चाहतों के हिसाब से इनकम मिल सकती है। जितना आप चाहेंगे, जो आपकी सोच होगी, उस सोच से भी बढ़कर इसमें पैसा कमाया जा सकता है। इनकम के साथ साथ आप इस इंडस्ट्री में क्या नहीं पाते, मान पाते हैं, सम्मान पाते हैं, सब कुछ मिल सकता है। लेकिन इसके लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, स्ट्रक्चर प्लानिंग। आपको 3 मंजिला मकान बनाना है तो उसकी नींव कितनी गहरी होगी। अगर आपने पहले से प्लानिंग नहीं किया है तो पहली मंजिल के बाद दूसरी मंजिल गिर जाएगी। अगर आपको 20 मंजिल का मकान बनाना है तो पहले से प्लानिंग करनी पड़ेगी, कितनी नींव गहरी होगी, कितनी नींव गहरी होगी, कितनी मजबूत होगी तो जाके 20 मंजिल खड़ी होगी। ऐसे आपको पहले से प्लानिंग करनी होगी कि आप 50,000 रुपए का इनकम चाहते हैं, 5 लाख का इनकम चाहते हैं, 5 करोड़ का इनकम चाहते हैं, 50 करोड़ का इनकम चाहते हैं। जो आप चाहेंगे वो सब मिलेगा। लेकिन क्या प्लानिंग है? बिना प्लानिंग आप लग जाते हो। प्लानिंग करनी पड़ती है, दुनिया में हर चीज की प्लानिंग करनी पड़ती है। बिना प्लानिंग के तो कुछ नहीं हो नहीं सकता। आपको पता नहीं है आप 50,000 की प्लानिंग कर रहे हो कि 1 लाख की प्लानिंग कर रहे हो कि 1 करोड़ की प्लानिंग कर रहे हो, और इस प्लानिंग को समझना आपका हक है। ये बिजनेस जो बना हुआ है ये 2 पैरों का बिजनेस है। ईश्वर ने भी हमारे शरीर में प्लानिंग कर दी। ईश्वर ने मुझे 2 आंखें दी, 2 कान दिया, 2 फेफड़े दिया, 2 किडनी दी, 2 पैर दिया, 2 हाथ दिया। और अगर आप अपने बिजनेस की प्लानिंग करना चाहते हो तो ईश्वर ने यहां भी आपको 2 दिया है। लेकिन होता क्या है, होता क्या है कि एक से प्यार है, दूसरे का पता नहीं, तो दूसरा लाचार, एक से प्यार। अब आपकी प्लानिंग है कि मैं कमाऊंगा लाख रुपए, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, लेकिन निगाहें, इस सिस्टम को समझने के लिए आपको ये मानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि भैया आपके 2 साथी वो कौन कौन हैं, उन 2 साथियों का डिप्ट क्या है, उन 2 साथी जो हमारे 2 ताकतवर हैं जिनके सहारे मैं दौड़ना चाहता हूं, उनका पालन पोषण करना पड़ेगा आपको। अगर आप उनके पालन पोषण में चूकते हैं तो आपका स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। अगर आपका स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा तो आपकी इनकम बिगड़ जाएगी। यहां होता क्या है, यहां आपको पता नहीं होता। दोनों गहराइयों पर नजर होना चाहिए। और मैं आपको बताता हूं, गारंटी के साथ इस प्लान की डिजाइनिंग की गई है। अगर आप अपने दोनों बातों को, दोनों पैरों पर ध्यान देते रहे तो ये दोनों पैर आपको दुनिया का बेशकीमती इंसान बना सकती है। आपके दिमाग में जितनी दौलत नहीं होगी उससे ज्यादा दौलत आएगी। और ये आप कितने साल तक आपको करना चाहिए। एक समय तो ये जंगल में आग की तरह फैल जाएगी, आप भी नहीं चाहोगे कंट्रोल हो पाए, आप कंट्रोल भी नहीं कर पाओगे। लेकिन जंगल में आग लगने के पहले तक आपका ध्यान होना चाहिए। अगर आपका ध्यान होगा
तो ये पूरी तरीके से जिस समय विस्फोट होगा आंधी और तूफान की तरह, ये बिजनेस इतनी तेजी के साथ गतिशील होगा कि आप इसे रोकना भी चाहो तो रोक नहीं। लेकिन स्ट्रक्चर प्लानिंग में आपको ये समझना, पहले 2 साल तक ताकत बराबर लगनी चाहिए। अगर 2 साल तक आपने दोनों दिशाओं में अपनी ताकत बराबर लगाई है, तो मेरा ये मानना है, मेरी इस बात की गारंटी है, और मैं इस बात की चुनौती देता हूं कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपकी उपलब्धियों का मुकाबला नहीं कर सकता। और इसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। विकल्प इसी पे आधारित है। जैसे फर्ज करो, मान लो कि आपका एक व्यापार है और वो व्यापार गोंडा में है। अब गोंडा में राम अनुज ने श्याम अनुज को ज्वाइन करा दिया, श्याम अनुज ने एक्स को ज्वाइन करा दिया, एक्स ने वाई को ज्वाइन करा दिया, वाई ने जेड को ज्वाइन करा दिया। बिजनेस शुरू हुआ राम अनुज से। तो अब आपका विकल्प कौन कौन बन गए? आपका विकल्प जेड तक बन गया। अब आपका संपर्क केवल राम अनुज से है, इसका मतलब आपको अपने विकल्प से, आपके विकल्प से आप कोई ज्ञान ही नहीं है। आपका विकल्प जेड तक है। एक एक व्यक्ति से आपका संपर्क होना चाहिए। हो सकता है कि राम अनुज 2 दिन के लिए बीमार हो जाए, हो सकता है राम अनुज इस व्यापार को छोड़कर चले जाएं। तो जो उसके माध्यम से जिन व्यक्तियों ने सपना देखा है, वहां तक आपकी पहुंच रहेगी, तब आप अपने विकल्प पे काम कर रहे हो। जेड से वाई, वाई से एक्स, एक्स से, मतलब ये जितना विशाल होता जाएगा, हर एक व्यक्ति पर आपका दायित्व है। जहां से आप शुरू हुए हैं उनसे आपका संबंध बना रहे हैं। खेत में सारे बीज जब डाले जाते हैं ना, तो सारे बीज उगाएं ऐसा नहीं होता। कुछ बीज उसमें मुरझा भी जाते हैं, कुछ बीज उगने से इनकार कर देते हैं। ऐसे जब ये आपका स्ट्रक्चर बनता है ना, इसमें बहुत सारे ऐसे बीज भी होंगे जो उगने से इनकार कर देंगे, जो फल देने से इनकार कर देंगे। लेकिन इस समूह पर यदि आपका नजर होगी, इस पूरे पूरे समूह पर आपकी देखरेख होगी, उस पूरे पूरे खेत पर यदि आपकी देखरेख होगी, तो मनचाहा फसल आप लेंगे, भले ही कुछ लोगों ने इनकार कर दिया हो। ऐसे आपकी पूरी टीम पर पकड़ होनी चाहिए, आप जहां से हैं। और जब आपकी ये पकड़ होती है तो वो जकड़ होती है, और जकड़ में अकड़ होती है। अब आप वैसे बिजनेस कर रहे हो, हर बिजनेस का विकल्प बनाया जाता है। फर्ज करो कि मैं लखनऊ में हूं और मेरी एक टीम लुधियाना चली जाती है। अब लुधियाना में हम काम कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि हम लुधियाना ना जा सकें, तो लुधियाना के नीचे हमें लखनऊ की टीम लगानी होगी, और हम लखनऊ में काम करते रहेंगे, लुधियाना फलता फूलता रहेगा। ऐसे फर्ज करो कि हम बेंगलोर में काम कर रहे हैं, तो पूरी टीम की पकड़, यानी कहते हैं कि लॉक लगाना, ताला लगा देना कि बिजनेस को कोई हिला ना सके। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बेंगलोर के नीचे जहां आप रहते हैं आसानी से, वहां भी आपको टीम डेवलप करनी पड़ेगी। आपने टीम डेवलप कर दिया बेंगलोर लॉक। अब बेंगलोर और आप एक दूसरे के हथकड़ी हो गए। लेकिन यहां लीडर क्या करते हैं? लीडर ये करते हैं कि बेंगलोर में काम चल रहा है तो वो बेंगलोर चले जाते हैं, वहां काम करते हैं, फिर चले आते हैं, वहां काम करते हैं, फिर चले आते हैं। लॉक नहीं लगा, लॉक, लॉक कैसे लगेगा?
लाक लगाना पड़ेगा। अगर आपने लाक लगाना सीख लिया तो चाहतों के हिसाब से आपको मंजिल मिलेगी। और आप सीख क्यों नहीं पाते? क्योंकि अवेयरनेस करने की आदत नहीं होती। जब आप अवेयरनेस पे फोकस नहीं होता, अवेयरनेस है क्या? अवेयरनेस तो लाख है। अवेयरनेस ही सिस्टम की जान है। अरे जान है तभी तो जहान है। लेकिन चेक करो अपने आप को, चेक करके देखो, पूरे महीने चेक कर डालो, है अवेयरनेस? इस सिस्टम में अवेयरनेस बनाया इसलिए गया है, लॉकिंग। जो आप चाहते हैं ये सिस्टम आपको देने के लिए तैयार है। लॉकिंग, लॉकिंग, अवेयरनेस की ताकत। लेकिन आपका अवेयरनेस यदि नहीं है तो अवेयरनेस करना सीख जाइए। और जिस दिन अवेयरनेस करना सीख जाएंगे उस दिन जो चेक पर अमाउंट आप भरेंगे वो आपकी इनकम होगी। आप लिख दीजिए 50 लाख महीने, 50 लाख आपकी इनकम। आप लिख दिए 1 करोड़, 1 करोड़ महीने आपकी इनकम। लेकिन स्ट्रक्चर की प्लानिंग तो करो, लॉकिंग तो करो, अवेयरनेस तो करो। ये है आपकी ताकत। ऐसे होता है टीम का प्रबंधन। टीम का प्रबंधन का मतलब होता है दर्द लेना। दर्द लेने का मतलब होता है एक एक व्यक्ति की जानकारी होना, एक एक व्यक्ति से संपर्क बनाना। ऐसे होता है टीम का प्रबंधन। टीम के नीचे कैसे लॉक किया जाए, कैसे एक दूसरे से जोड़ा जाए। और जिस दिन ये सीख जाओगे उस दिन आप लीडर बन जाओगे। उस दिन लोग आपका ऑटोग्राफ लेना शुरू कर देंगे। लेकिन ये करना पड़ेगा। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो मूल विषय है टीम प्रबंधन की, उस पर मैं आता हूं। टीम प्रबंधन पे जो मैं बात कर रहा था विकल्प की, तो विकल्प को देखो, इसको और थोड़ा सा आप समझने का कोशिश कीजिएगा। जैसे मान लो कि आप वहां पे फर्ज करो कि आपकी टीम में गोरेगांव में शिवांशु जी हैं। अब शिवांशु जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गोरेगांव में है। तो ये जो शिवांशु जी है ना, इनका विकल्प आपको शिवांशु जी जैसे टीम में आते हैं वैसे बनाना पड़ेगा। यानी विकल्प तात्पर्य क्या हुआ, जैसे शिवांशु जी आए, शिवांशु जी ने रामू को ज्वाइन कराया, रामू ने राघव को ज्वाइन कराया, राघव ने उदय को ज्वाइन कराया, उदय ने किसी और को ज्वाइन कराया। ये सारे के सारे कौन हैं? ये सारे के सारे शिवांशु के विकल्प हैं। और टीम प्रबंधन क्या कहती है? टीम प्रबंधन ये कहती है कि आप शिवांशु पर निर्भर न रहें, बल्कि अपने टीम में आने वाले हर व्यक्ति से आपका संपर्क होना चाहिए। और वो संपर्क ही टीम प्रबंधन है। मान लो कि शिवांशु जी किन्हीं परिस्थितियों बस नाराज हो जाते हैं, शिवांशु जी किन्हीं परिस्थितियों में नेगेटिव हो जाते हैं, शिवांशु जी किन्हीं परिस्थितियों बस अपनी गुडविल को खराब कर लेते हैं। गुडविल बहुत मायने रखता है। कई बार ऐसे लीडर होते हैं जो टीम के साथ झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, टीम को प्रलोभन देना शुरू कर देते हैं, टीम से तरह तरह की ऐसी वादाएं, मतलब वादा कर बैठते हैं, या ऐसी व्यवस्थाओं पर चर्चा कर देते हैं जो कंपनी के हिस्से नहीं होते, जो कंपनी से किसी भी तरीके से बनाए ही नहीं गए होते। तो ऐसे में क्या होता है, रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो रिश्ते जब खराब हो जाते हैं तो आप, क्योंकि टीम जहां से आप हैं वहां से शुरू हुआ है, इस नाते आपको हर एक व्यक्ति पर ध्यान देना होगा। अगर मान लो शिवांशु जी की नियत में खोट आ जाती है तो आप टीम तभी संभाल पाएंगे जब हर एक व्यक्ति से आपका संबंध होगा, है ना। तो इसे कहते हैं टीम प्रबंधन। और टीम प्रबंधन के साथ साथ किन्हीं भी परिस्थितियों में, जैसे मान लो कि आप बिजनेस कर रहे हो, फर्ज करो
गोवा में। तो आप यहां से जाके गोवा में काम कर रहे हो, लगातार काम कर रहे हो, गोवा का बिजनेस भी बढ़ रहा है, अच्छा हो रहा है। लेकिन गोवा के बिजनेस को यदि आपने लाके उसके नीचे दिल्ली डाल दिया, दिल्ली से फिर गोवा चला गया, गोवा से फिर दिल्ली आ गया, दिल्ली से फिर गोवा चला गया, अर्थात आपने उस बिजनेस में विजय प्राप्त कर ली। आज किन्हीं परिस्थितियों बस आप गोवा नहीं जा सकते, तो दिल्ली में बैठे बैठे जब आप बिजनेस करते रहेंगे तो गोवा फलता फूलता रहेगा। ये होता है टीम प्रबंधन। हम क्या करते हैं, हम जो कुछ चल रहा होता है उसका पीछा तो करते हैं, किंतु वो चलते रहते के साथ साथ सदा के लिए आपके प्रबंधन में शामिल हो जाए, उसके लिए एफर्ट नहीं करते। वो एफर्ट क्या है? वो एफर्ट है अवेयरनेस। अवेयरनेस यदि आप लगातार करते रहेंगे तभी संभव है कि आप अपनी टीम को लॉक कर सके। इसीलिए जब से मैं मीटिंग में आया हूं, जब से मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूं, मेरा फोकस इस पूरे प्लान के सिस्टम की जान पर है। और इस पूरे सिस्टम की जान क्या है? अवेयरनेस। इस नाते मैं आपको बता रहा हूं कि जो व्यक्ति अवेयरनेस निरंतर करता रहेगा उसकी इनकम में जो ग्रोथ होगी वो अप्रत्याशित होगी, उसकी टीम का जो प्रबंधन होगा वो अप्रत्याशित होगा, और उसके टीम में जितने अचीवर्स बनेंगे वो अप्रत्याशित होगा। तो अवेयरनेस पर आपका हमेशा फोकस होना चाहिए। बात को इसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए मैं आपको कुछ ऐसी बातों पर ले जाना चाहता हूं जहां पर क्या होता क्या है कि देखो, अब जैसे मान लो ये जिंदगी है हमारी, तो इस जिंदगी को आप गौर करें तो इसका कोई ड्राइवर है। इसका ड्राइवर कौन है? इसका ड्राइवर है हमारा दिमाग। वो जो सोचता है, वो जो करता है, वो जो चाहता है, हम करने लगते। और ये हमारी पद्धति है। लेकिन यहां पर अगर आप गौर करो तो आपको ये समझना होगा कि दिमाग आपको चला रहा है या आप दिमाग को चला रहे हैं। यानी दिमाग आपका मालिक है, आप उसके नौकर हो, या दिमाग आपका नौकर है, आप उसके मालिक हो। ये फर्क आपको समझना होगा। कई बार क्या होता है, हमारी चाहतें जो होती हैं, हमारी जो जरूरतें होती हैं, जिन काम को हम करना चाहते हैं, कई बार उस दिशा में हम जब जाते हैं ना, तो दिमाग जब हमारा मालिक होता है तो खतरनाक हो जाता है। वो जो चाहता है हम करने लगते हैं, वो जो सोचता है हम करने लगते हैं। लेकिन जिस दिन वो हमारा नौकर बन जाता है ना, जो हम चाहते हैं वो करता है, तब दिमाग वो काम करने लगता है जो हम चाहते हैं। और जब दिमाग आपके चाहने पे काम करने लगे तो अवेयरनेस कोई मुश्किल काम नहीं है। हर पल आपको अवेयरनेस मिलता जाएगा। हमने कहा ना, सेकंड इनकम। किसी एक व्यक्ति से पूछ के देखिए, हर आदमी सेकंड इनकम के लिए काम करने को तैयार है। ऐसे विकल्प भी तो है, हर जगह सेकंड सेकंड है ना। असिस्टेंट सेकंड हुआ, वाइस प्रिंसिपल सेकंड हुआ, यानी सिस्टम ही सेकंड पर बना हुआ है यार। जब सिस्टम सेकंड पे बना हुआ है, इसका मतलब सब कुछ सेकंड पे चल रहा है। सेकंड इनकम, सेकंड इनकम, सेकंड इनकम, एवरीबॉडी इज रेडी। आप पूछ के तो देखो। तो सेकंड इनकम का जो बनाया गया ग्राफ है, अच्छा ये क्या है ना कि हम आप अगर बात ही नहीं करेंगे किसी से, और बात नहीं करेंगे तो परिणाम नहीं आएगा। बात करेंगे तो निश्चित है कि कई बार हमें इनकार भी मिलेगा, लेकिन इकरार भी तो मिलेगा। इसलिए इस प्रयास में हमें काम करना। देखो, हर काम में एक जिद होती है, एक ऐसी जिद जो किसी भी प्रकार में सफलता का मतलब जो नामो निशान है ना, वो अमिट हो जाए।
आज आप देखो लैला मजनू की कहानी क्या है। मजनू ने एक जिद की लैला, अब मजनू की सांसें रोक दो तो लैला, उसे वो भूखा रहे तो लैला, वो जिंदा रहे तो लैला, नजरें उठे तो लैला, नजरें झुके तो लैला, लैला 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 उसकी चाहत बन गई। केवल एक ही काम, लैला लैला लैला। आज पूरी दुनिया में कहानी बन गई। आपकी जिद होनी चाहिए, एवरने सेवरने 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 सेवरने, हर जगह आपको एवरनेस दिखने लगेगा। जिद होनी चाहिए। हमारी भी तो जिद थी, हम सब की जिद थी। आज हम सारे लोग जो कंपनी में हैं, ये जिद है भारत में नंबर 1 बनने की, और इसीलिए रात दिन एक ही काम, बस जिद। वो जिद क्या है? सफलता 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 सफलता। लॉकडाउन हो तो प्रोडक्ट, लॉकडाउन ना हो तो प्रोडक्ट, कितनी ही प्रकार की चुनौतियां हो, लेकिन निरंतर नए प्रोडक्टों पर काम हो रहा है नहीं हो रहा? क्यों हो रहा है? जिद है। इसी तरीके से आपके भीतर भी जिद होनी चाहिए। ठानना पड़ता है अभी कामयाबी के लिए, भीतर मन में एक सोच बनानी पड़ती है, आंतरिक मन को आदेश देना पड़ता है। ये दिमाग ऐसा है, ये बाहरी मन, बाह्य दिमाग, आंतरिक दिमाग, अंतःकरण। जिस दिन अंतःकरण में कोई बीज लग जाता है ना, वो पौधा बन जाता है, वृक्ष बन जाता है। अंतःकरण में बात शामिल हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत इस आंतरिक मन में अगर कोई बात आ जाए तो उसे कामयाबी से रोक नहीं सकती। लेकिन आएगी कैसे? ये तो आपके ऊपर निर्भर है। कार्य की पद्धति बनी हुई है। पहले हम लोग नारा लगवाते थे, 2 प्लान रोज, 2 प्लान रोज, 2 प्लान रोज। पहले हम लोग नारा लगवाते थे, 10 प्लान रोज, 10 प्लान रोज, 10 प्लान रोज। ये नारा लगता था, और नारा लगता था तो देश हमारा लगता था। आपके भीतर मन में ये जुनून नहीं है तो देश कैसे आपका होगा? हम लोग तो यहां तक कहते थे कि जहां ना जाए स्कूटर, वहां पहुंच जाए जेएमबीडी का डिस्ट्रीब्यूटर। आप समझो इस बात को। ये एक बहुत अच्छी व्यवस्था है, एक बहुत अच्छी पद्धति है। इस पद्धति पे कुछ समय आपको पागलपन के आधार पे काम करना होता है, और वो पागलपन होना चाहिए जुनून। दुनिया में कोई भी व्यक्ति कामयाबी की ओर बढ़ा है तो उसके भीतर जुनून है। और आपके भीतर आपका जुनून आपको क्या कहता है? हमने भी एक समीक्षा की थी। हमने यहाँ अपने यहाँ बैठे, तो हम एक दिन बैठे तो अपने इंजीनियर से मैंने बोला कि जरा आप हमें अवेयरनेस की लिस्ट निकालो। उसने अवेयरनेस का जब लिस्ट निकाला तो मैं देख के चौंक गया। लोग डायमंड जाना चाहते हैं, डायमंड की यात्रा करना चाहते हैं। देखिए, बिजनेस आपका है, मेरा नहीं। जिंदगी आपकी, चाहते आपकी है, सपना आपका है। अगर आप कुछ बना के आए हैं, मेरा क्या है, मैंने आप सबको एक व्यवस्था में शामिल किया है। वो व्यवस्था क्या है? वो व्यवस्था ये है कि हर तरीके से कंपनी आपके साथ उन समस्त चीजों को लाकर रखे जिससे आप बड़ा व्यापार कर सकें। तो मैं उस काम में जो मुझे रोल मिला है वो मेरा है, लेकिन जो आपको रोल मिला है वो आपका है। अब यहां पर तो कोई लाठी डंडा चलाएगा नहीं कि नहीं आपको ये करना पड़ेगा। कोई इस तरीके से आपको ज्ञान तो देने आएगा नहीं कि अगर आप नहीं करोगे तो हमारी आपकी कट्टी नाराज हो जाएंगे। आपको समझा ही तो सकते हैं भाई, जीवन आपका है, जिंदगी आपकी है, समय आपका है, आगे बढ़ने की चाहत आपकी है, इसलिए इन चीजों पर ध्यान भी तो आप ही का होगा ना। और यदि है तो कौन सी मुश्किल है भाई? हम तो ये कहते हैं कि मेहनत का इंसान जब अपना हिस्सा मांगेगा, एक बाग नहीं, एक फूल नहीं, सारी दुनिया मांगेगा। किसकी औकात है कि आपकी कामयाबी के आगे बाधक बन जाए? और ये सिस्टम ऐसा बनाया गया, इस सिस्टम में खूबियां हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस सिस्टम का जो मेन बिंदु है वो है अवेयरनेस, और आप सबका फोकस होना चाहिए अवेयरनेस पर। यदि अवेयरनेस पर फोकस होगा तो व्यापार की असीमित संभावनाएं आपके सामने आकर खड़ी हो जाए।
देखिए, निरंतर मैं आपसे बातचीत करता चला रहा हूँ, आगे भी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। आने वाले समय में यानी नेक्स्ट वीक जो होगा वो सेमिनार होगा। सेमिनार का तात्पर्य यह है कि एक पूरे सिस्टम के सेमिनार पर हम आपसे बात करेंगे। उसके नेक्स्ट वीक जो होगा उसमें हम ट्रेनिंग पर आएंगे, और वो ट्रेनिंग जो होगी एक क्रमशः चलेगी। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पर चलेगी, है ना, जादुई शब्दों पर चलेगी, आपको अपना बात कैसे रखना है उस पर चलेगी, कैसे आप अपने बिजनेस को ड्राइंग कर सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कुछ समय में प्रोजेक्टर पर आऊं, तो प्रोजेक्टर पर आने के बाद मैं धीरे धीरे हर चीजों को आपके बीच लाता चला जाऊंगा। ये लॉकडाउन एक वरदान हो गया। पहले हमारी आपकी बातचीत नहीं होती थी, लेकिन लॉकडाउन में बातचीत होने लगी। लॉकडाउन में जब बातचीत होने लगी तो हमें लगा कि हमारा और आपका जो ये बातचीत हो रहा है, इसे क्यों ना एक ऐसा माध्यम बनाया जाए कि इसका पाठ्यक्रम बनाया जाए, और इसके पाठ्यक्रम में पहला पाठ्यक्रम, दूसरा पाठ्यक्रम, तीसरा पाठ्यक्रम, चौथा पाठ्यक्रम, और इसकी जो विजय यात्रा है वो सफर कैसे शुरू होता है और विजय यात्रा तक कैसे जाता है, इस पर चर्चा की जाए। और जब इस पर चर्चा करनी है तो फिर तो बहुत आवश्यक है कि हर पहलू पर बातचीत हो, हर बिंदु पर बातचीत हो, और उस बातचीत से सबका परिणाम लगातार आगे बढ़े। तो अगर यदि आप तैयार हैं तो इस विषय पर निरंतर हम आगे कैसे बढ़ा जाए, इस तरह की ट्रेनिंग पर हम अपने पाठ्यक्रम को आपके बीच रखने के लिए रेडी हैं। और ये है कि आप सबका साथ चाहिए। हमें उम्मीद है कि आप सब साथ देने के लिए तैयार होंगे, और नहीं भी होंगे तो भी हमारा तो फर्ज है कि मैं आप सबका बड़ा हूं, इस नाते मैं अपने फर्ज को अपने अंतः मन से निभाऊं, और मैं निभाने के लिए तैयार हूं। आगे नेक्स्ट वीक को एक सेमिनार का आयोजन होगा। वो सेमिनार में पूरी तरीके से करूंगा किस प्रकार से सेमिनार में बातें अपनी रखी जाती है, और वो बातें जो मैं रखूंगा वो अपने जीवन के हिस्से से रखूंगा, और जब आप रखेंगे तो आप अपने जीवन के हिस्से से रखेंगे। यानी आप सीखेंगे और आने वाले कल में लोगों को सिखाएंगे। तो ये जो अगला पाठ्यक्रम है वो सेमिनार के लिए, और सेमिनार में आप कोशिश कीजिए कि कितना ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को आप ला सकते हो। सेमिनार की आधा भाग जो पूरा होगा वो पूरा का पूरा नए लोगों के लिए होगा, और उसका जो आधा भाग होगा वो नए के साथ साथ जो हमारे पुराने साथी हैं उनके लिए होगा। सेमिनार थोड़ा सा समय लेता है, लेकिन मजबूत दायरा होता है। तो एक स्पीच हमारी सेमिनार की होगी। हमें उम्मीद है कि आप सब हमारा साथ देंगे। मैं अपनी बातों को बहुत ज्यादा इसलिए नहीं बढ़ा पा रहा हूँ कि कई बार हमें इस बात के लिए कहा जा रहा है कि आज लॉकडाउन है, आप लोग यहाँ बैठे हैं, आप लोगों को नहीं बैठना चाहिए, बाहर से बार बार आवाजें दी जा रही है। तो मैं अपनी बात को आज मैं यहीं समाप्त करता हूँ। समाप्त करने के साथ साथ हमारा एक नारा, वो आप सबको याद है। नारा क्या है? सच्चाई में है दम, जेएमबीडी है हम। लगा सकते हैं एक बार? सच्चाई में है दम, जेएमबीडी है हम। सच्चाई में है दम, जेएमबीडी है हम। सच्चाई में है दम, जेएमबीडी है हम। दोस्तों, आप सबसे पुनः मुलाकात होगी एक सेमिनार के साथ, और उसके बाद हर दिन एक नए पाठ्यक्रम के साथ, इस आशय के साथ कि हम लोग एक दूसरे के पूरक बनेंगे और अपनी कामयाबी की जो भी मंजिल है उसके रास्ते को तय करने में किन्हीं भी परिस्थितियों में कोई चूक नहीं होगी, और अपनी मंजिल को पाकर रहेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय जेएमबीडी। थैंक यू दोस्तों।